हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेट्स एकेडमी। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आज लेकर के आए हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 है आपकी। उसके उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। सारे करीब करीब 7-8 साल के हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करा देंगे, जिससे आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी और आपका अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं एंट्रेंस में। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का ये मॉडल हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से किसका आकार बड़ा है। निम्न में से किसका आकार बड़ा है, हमें ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास मैग्नीशियम है, दूसरा बेरियम है, उसके बाद फिर बेरिलियम है, उसके बाद फिर हमारे पास रेडियम है। ठीक है, तो सबसे इसमें कौन किसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में, देखिए आप 12th कर चुके हैं अभी। ठीक है, आप लोगों के पेपर हो चुके हैं अभी, शायद आप लोगों का क्या है रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप लोग बाकायदा जो है 12th में केमिस्ट्री को पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से जब नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारा पीरियड क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जब पीरियड बढ़ता है तो इसका मतलब हमारा क्या है, साइज भी इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो हमारा जो एलिमेंट होता है, जो भी हमारा तत्व होता है, उसका आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जो है आपका जो है ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप से। तो देखिए हम यहाँ पे एस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप में कौन कौन से आते हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि एक ट्रिक होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरीके से ट्रिक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है, बेरिलियम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कौन है, मैग्नीशियम है, उसके बाद फिर हमारे पास कैल्शियम है, उसके बाद फिर हमारे पास स्ट्रॉन्शियम है, उसके बाद फिर हमारा कौन है, बेरियम है, उसके बाद फिर हमारे पास रेडियम है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है, हमारे पास एक तो हमारे पास दिया है ये मैग्नीशियम दिया हुआ है, उसके बाद फिर बेरिलियम भी हमारे पास दिया हुआ है, और हमारे पास बेरियम भी दिया हुआ है, और रेडियम भी दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारा आकार क्या होता है, आकार बढ़ता है। आकार हमारा क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि साइज आपका यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज करता है जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये रेडियम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रेडियम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सफेद फास्फोरस। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं हमें, तो पहला ऑप्शन दिया गया है जल में, केरोसिन में रखते हैं, इथाइल अल्कोहल में रखते हैं, या फिर क्लोरोफॉर्म में रखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सफेद फास्फोरस को हम जल में रखते हैं। जल में क्यों रखते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बाकायदा आपको हम यहाँ पे इसका कारण बताएंगे कि हम जो है जल में इसको क्यों रखते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो इस वजह से क्या है मैं ऊपर वाला आपको क्वेश्चंस मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यही ताकि हमें जगह मिल जाए बाकी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, तो अब देखिए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। जल में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, या फिर इथाइल अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म में रखते हैं। तो हम किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। लेकिन अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि जल में आखिर रखते क्यों है। जल में इसलिए रखते हैं क्योंकि देखो क्या होता है कि सफेद जो फास्फोरस होता है हमारा, यानी कि व्हाइट जो फास्फोरस हमारा होता है, व्हाइट फास्फोरस यानी कि सफेद फास्फोरस क्या करता है, एयर यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करता है, P4O10 बना लेता है। ठीक है, टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड बना लेता है, या फिर इसको हम ऐसे P2O5 भी लिख सकते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी इसको लिख सकते हैं। ठीक,
इस एक्चुअली होता क्या है कि इसका ये डाइमर होता है, ये मोनोमर होता है, और इसी का ये P4O10 जो होता है ये डाइमर होता है। ठीक, चाहे आप ऐसे लिखे P4O10 चाहे P2O5 लिखे, बात एक ही होती है। अब देखिए होता क्या है कि ये व्हाइट फास्फोरस, जो सफेद फास्फोरस होता है, वायु की उपस्थिति में ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हमारा बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि वायु की उपस्थिति में ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, आग पकड़ लेता है, तब ये हमारा बनता है P4O10 बनता है। ठीक, मतलब ये फायर कैच कर लेता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जल में रखते हैं, क्योंकि जल में क्या है, जल में ये क्रियाशील नहीं होता है। ओके, दूसरा ऑप्शन आपको पता चल गया। तो देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और अच्छा चलो एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं, केरोसिन है। केरोसिन में एक क्वेश्चन होता है कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है, किस लिक्विड में रखा जाता है। सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो भी हमारा सेम ऐसे ही होता है कि वायु की उपस्थिति में, यानी कि जो वायु में क्या होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, यानी कि नमी होती है। तो नमी की वजह से क्या है कि सोडियम भी आग पकड़ लेता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके वजह से ये भी क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसी वजह से हम इसको केरोसिन में रखते हैं, सोडियम को। सोडियम में ये क्रियाशील नहीं होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, अब देख लीजिए ध्यान से इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमें यहाँ पे बताना, पहला ऑप्शन दिया Fe3+, उसके बाद फिर CO3+ है, उसके बाद Cu2+ है, उसके बाद फिर Ni2+ है। इसमें हमको बताना है क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किसमें सबसे ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें सबसे ज्यादा है। तो चलिए इसका हम सबसे पहले आयरन का देख लेते हैं। तो आयरन का Fe3+ दिया हुआ है। तो Fe3+ दिया है, इसका मतलब अगर हम आयरन का सिर्फ जो हमारा मतलब न्यूट्रल स्टेट में एलिमेंट होता है, यानी कि तत्व होता है, उसका अगर हम देखें तो हम देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल सिर्फ बना रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वरना फिर वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर भी होंगे। तो ये देखिए क्या होता है, आयरन का 26 एटॉमिक नंबर होता है, और ये तुम्हारा क्या बनाता है, इस तरीके से 4s2 होता है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए यानी कि हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि Fe3+ में हमको बताना है, Fe3+ में यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, 2s से, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। अब देखिए ये D में आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं D में। ठीक, अब देखिए सब में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है, इस तरीके से फिल कर लेना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने, 5 है। ओके ठीक है, अब हमसे कह रहा है कोबाल्ट का बताना है। कोबाल्ट का बताना है, तो देखिए कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है 27 होता है। ठीक, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 3d7 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। अब यहाँ से कोबाल्ट 3+ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे CO3+। ठीक है, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3d, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक यहाँ से, तो ये 3d6 बचेगा। अब देखिए D में हमको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, तो 1 2 3 और ये 4 5 हो गए। तो इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू होन्स रूल हमको यहाँ पे चलना है। होन्स रूल हमारा क्या कहता है, होन्स रूल कहता है कि पहले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको डालना है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर जाए तब आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन पहले अकॉर्डिंग टू होन्स रूल इसमें भर लेंगे। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहा है, तो ये छठा इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि तभी हमें, जब तक ये एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षक में, हर एक ऑर्बिटल में ना पहुंच जाए, तब तक हमें यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी होती है। अब देखिए एक एक पहले पहुंच गया, उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डाला है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 4 है, 1 2 3 4 है। ठीक, उसके बाद फिर हमारा क्या है, कॉपर है। तो ये व्हाइट फास्फोरस वाला तो हो गया है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए पर ये भी नहीं मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग तो जान चुके हैं ऊपर का। अब हमारे पास है कॉपर 2+ का दिया है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉपर का पता है हमारा क्या होता है, 29 होता है, और ये एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें क्या होता है, 3d हमारे पास और 4s1 होता है, और यहाँ पे 10 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, बाहर निकाल देना है, क्योंकि Cu2+ के लिए हमें यहाँ पे दिखाना है। Cu2+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, 3d9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हमको इस तरीके से बना लेने हैं।
ये देखिए 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इसमें हमें अकॉर्डिंग टू हूट रूल एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालते रहना है, ठीक। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, फिर इसकी हमें क्या करनी है, पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो चुके हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हमारे पास 1 है। ओके, अब देखिए उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा है, निकिल का है। निकिल का देखिए, निकिल का यहाँ पे बता देते हैं, चलिए नहीं यहीं पे बता देते हैं निकिल का। निकिल का हम यहीं पे बता देते हैं। निकिल का देखो क्या होता है, 28 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक। कितना होता है, 28 होता है। तो इसका 28 होता है, तो इसका 3d4s2 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमको क्या करने हैं, बाहर निकाल देने, यानी कि Na2+ के लिए हमें यहाँ पे देखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकाल देंगे, 3d8 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा, 3d8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा हमारे पास, 3d8 बचेगा। अब देखिए हमको पता है कि डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालते जाना हमें इस तरीके से। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। उसके बाद फिर हमको क्या करनी है, पेयरिंग कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं आपके पास। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 1 2 बच रहे हैं हमारे पास, ठीक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो देख लीजिए अब यहाँ पे आयरन में हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। कोबाल्ट में हमारे पास कितने हैं, CO3+ में हमारे पास 4 हैं। और कॉपर में हमारे पास है कितना, 1 है। और निकिल में हमारे पास कितना है, 2 है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा है किसके पास, Fe3+ के पास। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, Fe3+ हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए इसको बाकी हम मिटाते हैं। देखिए एक चीज आप इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार, और उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं, और ताकि हम इसको मिटा सकें, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है यहाँ पे बोर्ड पे। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय आयन है। अनुचुंबकीय का मतलब होता है इंग्लिश में बोले तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक 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 आयन यहाँ पे कौन सा है। पैरामैग्नेटिक का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, ठीक है। एन की वैल्यू यानी कि जितनी ज्यादा होगी हमारे पास, ठीक है, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हमारे पास, उतना वो क्या करता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए, वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। और एक चीज हम आपको बता देते हैं, अनुचुंबकीय गुण वो प्रदर्शित करते हैं मतलब अनुचुंबकीय गुण का देखिए 2 चीजें होती हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर में, 2 चीजें होती हैं, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय वो होता है जब हम किसी एलिमेंट को, तत्व को क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो अट्रैक्शन फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है, यानी कि आकर्षण फील करता है। तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को एक ऐसे तत्व को जो रखें, एक ऐसे तत्व को मैग्नेटिक फील्ड में रखें जो प्रतिकर्षण फील करे, प्रतिकर्षण फील करे यानी कि रिपल्सन फील करे, तो वो हमारा कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है, यानी कि प्रतिचुंबकीय होता है। लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है अनुचुंबकीय आयन कौन सा है। तो अनुचुंबकीय आयन के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन चारों में पता करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दिया है Zn2+ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे Zn2+ दिया गया है, तो Zn का हमें पता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है, ठीक है। कितना होता है, 30 होता है। तो देखिए इसका 30 होता है यहाँ पे, तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे बना लेंगे 3d4s2, और ये हमारा क्या होता है, 10 होता है। अब देखिए यहाँ पे Zn2+ के लिए हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो Zn2+ के लिए इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुम्हारे बाहर निकल जाएंगे। ये कितना हमारे पास बचेगा, 3d10 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हूट रूल इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भर लेंगे जल्दी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिए, भर लिए हैं, ठीक है, फिल कर लिए हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 है, यानी कि एक भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद है निकिल की बात करते हैं। तो निकिल 2+ है। अभी देखिए हमने एक ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, उसमें भी निकिल 2+ था। तो निकिल 2+ में इसका मतलब क्या होगा कि 3d हमारे पास क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय आयन हमको बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। उसके बाद फिर देखिए कॉपर+ हमारे पास दिया गया है, ठीक है। कॉपर
प्लस हमारे पास दिया गया है, तो कॉपर प्लस में हमें पता है क्या होता है 3D10 होता है और 4s1 होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हमें कितना मिलेगा 3D10 मिलेगा। तो इसमें भी देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा इसको 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको एक भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 10 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर लिए, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक भी नहीं है। उसके बाद फिर हमारा क्या है सिल्वर का है, सिल्वर का है तो Ag प्लस, तो देखिए इसका क्या होता है 4D10 होता है, इसका 47 होता है एटॉमिक नंबर, 4D10 और 4D10 और 5s1 हमको मिलता है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है किसके लिए, Ag प्लस के लिए पूछ रहा है, तो Ag प्लस के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, सिर्फ हमें क्या मिल जाएगा 4D10 मिलेगा। अब डी में देख लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं मिलेगा, एक भी, क्योंकि डी में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको हम अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं पेयर्ड है, यहाँ पर भी पेयर्ड है, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 हमें मिल रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी सारे के सारे कैसे हैं पेयर्ड हैं। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और बाकी तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं मिला है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निकेल 2+ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं मानता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ टाइम वेस्ट किए बिना जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है वह तत्व जो पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है, पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है, तो देखिए ये तीनों हमारे कैसे हैं, ये पी ब्लॉक के सदस्य हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पी ब्लॉक से ये हमारे सदस्य हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये टाइटेनियम जो होता है ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तत्व होता है डी ब्लॉक का। ओके, देखिए ये जो हमारा होता है एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम हमारा जो होता है वो 13 ग्रुप से होता है, 13 ग्रुप से समूह से होता है। जर्मेनियम हमारा जो होता है वो 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक, और क्रिप्टॉन जो होता है ये हमारी कैसी होती है, नोबल गैस होती है, यानी कि इनर्ट गैस होती है, इसको हम इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, और इनर्ट गैस जिसको हम हिंदी में अक्रिय, क्या बोलते हैं इसको, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, जिसको हम 0 ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, ये तीनों ही पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कि ये तीनों तुम्हारे कैसे हैं, पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, पी ब्लॉक से। और ये तुम्हारा एक जो हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे तत्व दिया हुआ है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, टाइटेनियम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो देखिए कपूर हमारा होता है यानी कि कैम्फर जिसको हम बोलते हैं, कपूर यानी कि कैम्फर जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट होता है। इसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं यानी कि हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं यानी कि यहाँ पे हमारा एक प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अभी हम सब्लिमेशन आपको बताते हैं क्या होता है। तो ये कपूर जो है सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है, यानी कि गैसियस स्टेट में। किस में चला जाता है, गैसियस स्टेट में। तो देखो यहाँ पे जब कोई चीज सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाती है, ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में जा रही है, गैस अवस्था में जा रही है। जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक, तो इस केस में क्या होती है कि एंट्रोपी जो हमारी होती है वो इंक्रीज करती है यानी कि बढ़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है। गर्म करने पर
गैस निकलती है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, अमोनिया निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, या फिर नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फार्मूला लिखना होगा अमोनियम डाइक्रोमेट का। ये हमारा होता है अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है इस तरीके से, ठीक है। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। हीट करते हैं तो हमारी क्या निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, और प्लस यहाँ से H2O गैसेस स्टेट में निकलता है, और प्लस यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड हमारा यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, Cr2O3 हमारा यहाँ से क्रोमियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में निकलता है। अब रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8 हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कितना लिखना होगा, 4 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास है 7, तो ये देखिए 4 ऑक्सीजन हो गए, और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये हमारे 7 ऑक्सीजन पूरे हो गए। 2 क्रोमियम हमारे पास है, तो ये देखिए हमारे पास 2 क्रोमियम भी हो गया। और क्या बचा हुआ है, नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, देखिए 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन भी हमारे पास है, तो यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पे गैस के फॉर्म में निकलते ही है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस निकलती है जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम बताना है, ठीक। तो ये देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कि ये क्रम हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को। तो देखिए जब हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से यानी कि टॉप टू जब हम बॉटम चलते हैं, यानी कि ऊपर से जब हम कहाँ चलते हैं, नीचे चलते हैं बॉटम की तरफ, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, घटती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, तो घटने का क्रम हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फिर क्लोरीन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ब्रोमीन होगा, उसके बाद फिर हमारे पास आयोडीन आएगा। लेकिन यहीं पे आपको ठहर जाना है, ठहर करके इन दोनों को देखना है, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन की हमारी क्या होती है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, अभी हम बता रहे हैं कैसे सही होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। ऐसा क्यों होता है, इसका भी हम आपको कारण बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए फ्लोरीन, ये जैसे मान लेते हैं किसका, ये है हमारे पास फ्लोरीन, ठीक, और ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो दोनों के साइज में क्या है, फर्क दिख रहा है ना, नजर साफ साफ दिख रहा है। ये स्मॉल साइज का है, कैसा है, स्मॉल साइज, यानी कि छोटे साइज का है, ये स्मॉल साइज का है। और ये कैसा है, ये कैसा हमारा लार्ज साइज का है, यानी कि बड़े आकार का है हमारा। तो होता क्या है एक्चुअली में, देखिए इसका साइज छोटा है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, जैसे हमारे पास होती है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जस्ट उसके उल्टा आना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन बंधुता में। हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या करते हैं, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में, ठीक है, यानी कि विलगित गैसीय परमाणु में जब हम इलेक्ट्रॉन को इंटर कराते हैं अंदर, तो हमें क्या करना होता है, एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे हमें एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, हमें मिलती है, ठीक है। मतलब वहां पे क्या हो रही थी, रिक्वायर्ड थी, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ती थी, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हम डालते हैं तो एनर्जी हमारी निकलती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसका साइज छोटा होने की वजह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आसानी से इंटर करा पाना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घट जाती है। यहीं पे अगर हम क्या बोलें
कि इसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्लोरीन में इंटर कराएं तो क्लोरीन का देखिए साइज क्या है, काफी बड़ा है। तो साइज काफी बड़ा होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम फील होगा, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम इंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो इंटर जब यहाँ पे आसानी से करा सकते हैं हम, तो इसका मतलब एनर्जी भी हमको मिलेगी, है ना, एनर्जी हमको मिलेगी। इसी वजह से क्या होती है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन बनता है यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, उसके बाद फिर ब्रोमीन और आयोडीन की क्या होती है, आयोडीन की सबसे कम होती है। ठीक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न तत्वों में लेंथेनॉइड तत्व नहीं है। कह रहा है कि लेंथेनॉइड तत्व कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए लेंथेनॉइड, ये चीज इसको देखिए, रेडियम, अभी एक क्वेश्चन हम और देख चुके हैं। तो रेडियम हमारा कौन सा होता है, ये एस ब्लॉक का होता है। कौन से, एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप का होता है, सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है। देखिए एक्टिनियम जो होता है हमारा, ये कहां से होता है, ये डी ब्लॉक में पाया जाता है। ठीक है, कहां पे होता है, डी ब्लॉक पे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जर्कोनियम को देखें तो ये भी कहां से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, अब बचा सिर्फ हमारे पास क्या, सीरियम बचा। तो ये जो होता है ये हमारा क्या है, एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है। कहां से, एफ ब्लॉक से। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या, एफ ब्लॉक का जो फर्स्ट पीरियड होता है, देखिए इस तरीके से क्या होता है कि एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। ठीक है, और इसमें 2 पीरियड हमारा होते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज। और इसी में हमारा क्या है, सीरियम पाया जाता है लेंथेनॉइड में। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड वाली को एक्टिनॉइड बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेंथेनॉइड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें और कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। तो आई होप सभी सवालों का आपको जवाब बहुत ही अच्छे से मिल गया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए इसको। ठीक है, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ऐसे ही बना करके लेकर के आए और उसका हम लोग सलूशन बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।